हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, बेस्ट 100 क्वेश्चन हर चैप्टर के जो हमारे चल रहे थे बढ़ाते हैं उनको आगे। आज हमारा नया टॉपिक शुरू होने जा रहा है, डेट इज कैपेसिटर एंड इट्स कैपेसिटेंस। तो इस टॉपिक से पहले हमने पोटेंशियल वाले क्वेश्चन किए थे, उसमें 2 टॉपिक किए थे, ये थर्ड टॉपिक समझ लीजिए आप। तो वो क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए यहाँ तक। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 से। 43 जो हमारा ये सवाल है, इसको हम शुरू कर रहे हैं। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। सही दिखाई दे रहा है सभी को? वेरी गुड। चलो तो करते हैं शुरू बच्चों। कैपेसिटर, पहले तो मैं ये आपको बता दूं, जो नए बच्चे हैं जिनके पास वीडियो आज ही पहुंची होगी, अगर थोड़ा सा यूट्यूब ने कहीं पे वीडियो भेजी और आप आए हो, तो जो बच्चे जेई मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं या नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, स्पेशल है उनके लिए ये 100 क्वेश्चन लगा लो आप, आपकी फिजिक्स की टेंशन खत्म। हर चैप्टर के 100 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। अच्छा, जो 12th वाले बोर्ड के साथ अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, क्योंकि आजकल न्यूमेरिकल पोर्शन काफ़ी ज़्यादा आने लगा है, तो वो बच्चे भी इसमें कर सकते हैं। ठीक है, चलो बढ़ाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं क्या दिया है बच्चों। इसमें कहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में 2 मेटालिक स्फीयर्स ऑफ सेम रेडियाई, वन सॉलिड एंड अदर होलो, आर चार्ज टू द सेम पोटेंशियल, विच ऑफ द 2 विल होल्ड मोर चार्ज। ठीक है जी, 2 स्फीयर है हमारे पास, ये लीजिए, एक स्फीयर दूसरा स्फीयर, रेडियस सेम है दोनों की, तो इसकी मैंने आर मान ली, दूसरे की भी मैंने आर मान ली। ये 43 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। अब इसमें फर्क क्या है, दोनों की रेडियस तो सेम है, मेटल से बने हुए हैं दोनों, ठीक है, लेकिन बस इसमें फर्क है दोनों में कि एक सॉलिड है अंदर से भरा हुआ और एक जो है होलो है। तो मान लीजिए ये सॉलिड है और ये होलो है। अब आपने क्या किया, इनको चार्ज किया, चार्ज टू सेम पोटेंशियल, दोनों को चार्ज किया सेम पोटेंशियल पे, इसको भी वी पोटेंशियल पे, इसको भी वी पोटेंशियल, मतलब दोनों को चार्ज किया गया और पोटेंशियल इनका दोनों का सेम है। तो अब ये बताना है कि किसके पास ज्यादा चार्ज होगा। मान लेते हैं पहले वाले के पास चार्ज होगा Q1 और दूसरे के पास चार्ज होगा Q2। अब इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे कि चार्ज कितना है कितना नहीं है? तो उसके लिए हम यहाँ पे एक टॉपिक लगाएंगे, कैपेसिटर, मतलब इसका दोनों का कैपेसिटेंस। अब देखो, याद करो आपको यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज करना है। फॉर्मूला यूज करना है कि अगर हमारे पास एक स्फीयर है जिसकी रेडियस है r, ठीक है, तो इसका जो कैपेसिटेंस होता था, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता था, वो होता था Q बाई वी। Q इसके ऊपर चार्ज आपने जितना दिया, V इसकी सरफेस पे जितना पोटेंशियल आ गया, उन दोनों के रेशियो को कहते थे उसका पोटेंशियल। अब ध्यान दो जरा मेरी बात पे, जब आप इसको सॉल्व करते थे और इसका कैपेसिटेंस निकालते थे, तो इसका जो कैपेसिटेंस निकल के आता था वो आता था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। मतलब बेसिक फॉर्मूला तो कैपेसिटेंस का यही है, चार्ज बटे वोल्टेज। आपने इस स्फीयर को कितना चार्ज दिया Q, और उसकी वजह से उस पर कितना पोटेंशियल आया V, उन दोनों के रेशियो को कहते थे। अब जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं ना, निकालते हैं, तो ये निकल के आता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये ना स्फीयर की कैपेसिटी का फॉर्मूला है, स्फीयर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है, लेकिन स्फीयर अकेला होना चाहिए। अकेले स्फीयर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये फॉर्मूला है। क्या ये कैपेसिटी, जरा ध्यान दो, आर के प्रोपोर्शनल है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, आर इसकी रेडियस है, मतलब आर बढ़ेगा तो इसकी कैपेसिटी बढ़ेगी, आर कम होगा तो इसकी कैपेसिटी कम होगी। बिल्कुल ठीक बात है। अब इस फॉर्मूले को मैं यहां लगाऊं, ये जो सॉलिड स्फीयर है इसकी कैपेसिटी निकालने के लिए आपको यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये मान लो इसकी कैपेसिटी C1। अब ऐसे ही दूसरे स्फीयर की कैपेसिटी, उसके लिए भी फॉर्मूला, ये C1 है, C2 निकाल लो, फिर वही लगाएंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब आर तो दोनों की सेम है ना, तो इसका मतलब सर कैपेसिटी भी दोनों की सेम आ गई, C1 इक्वल्स टू C2 आ गया।
चेक कर लो जरा, C1 इक्वल्स टू C2 आ गया, दोनों की कैपेसिटी सेम आ गई। जो पहले होलो स्फीयर की कैपेसिटी है सॉलिड स्फीयर की, वही होलो की है। अच्छा, होलो से और सॉलिड से कोई फर्क नहीं पड़ा ना, क्यों? यहां पे बताओ क्या फर्क पड़ रहा था। यहां पे जब उसने ये कहा फॉर्मूला बनाते टाइम कि ये कैपेसिटर है, ठीक है, या ये कह दिया ये स्फीयर है, ये तो नहीं बताया सॉलिड है कि होलो है, ये नहीं बताता, बस ये बताता है ये कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग होना जरूरी है, मतलब मेटल से बना हुआ होना जरूरी है। तो कंडक्टिंग स्फीयर है ये, कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग क्यों? कंडक्टिंग इसलिए क्योंकि जितना भी चार्ज देंगे वो सारा फिर सरफेस पे आ जाएगा। कंडक्टिंग स्फीयर का चार्ज या कंडक्टर का चार्ज हमेशा सरफेस पे लाई करता है, अंदर रहता ही नहीं वो चार्ज। आप उसको अंदर घुस के दो उसमें, पर आ जाएगा सरफेस पे। तो चाहे सॉलिड हो और चाहे होलो हो, सरफेस पे रहना सारा चार्ज। तो क्या फर्क पड़ना है कि सॉलिड है चाहे होलो। तो चाहे सॉलिड है चाहे होलो है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला तो बच्चों यही रहना है, यही रहना है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जो कि सॉलिड हो चाहे होलो हो उस पर फर्क नहीं पड़ता है, बस कंडक्टिंग होने चाहिए दोनों। तो इस हिसाब से तो सर दोनों का कैपेसिटेंस सेम आ गया, क्योंकि दोनों की रेडियस सेम है। अब जब कैपेसिटेंस दोनों का सेम है तो पहले पे चार्ज Q1 निकालें तो कौन सा फॉर्मूला यूज करें? ये वाला। अगर मैं यहां से चार्ज का फॉर्मूला निकालूं तो V की मल्टीप्लाई इधर कर दूं CV, तो ये फॉर्मूला मैं बार बार लगाऊंगा, Q बराबर CV। तो पहले कंडक्टर पे चार्ज कितना? Q1, उसका कैपेसिटेंस C1 इनटू में वोल्टेज V। दूसरे कंडक्टर का चार्ज, उस पे Q2 चार्ज Q2, तो वो हो जाएगा उसका कैपेसिटेंस C2 और इनटू में वोल्टेज V। लो, तो Q1 बराबर Q2 होगा कि नहीं? अब एक बात बताओ, जब C1 C2 बराबर हैं, C1 और C2 बराबर हैं, तो Q1 और Q2 भी बराबर आ गए। कैसे? क्योंकि C1 और C2 इक्वल है, C1 और C2 की जगह सेम रख सकते हो आप यहां पे मान लीजिए ये रख सकते हो, Q1 इज इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू C1V। अब देखो यहाँ पे Q2 इज इक्वल टू C2 की जगह भी क्या लिख सकते हो? C1 लिख सकते हो, क्योंकि दोनों बराबर है। तो देखो Q1 भी C1V आ गया और Q2 भी C1V आ गया। इसका मतलब मैं यहाँ से कह सकता हूँ Q1 बराबर Q2, ये वैल्यू आ गई। इसका मतलब दोनों के ऊपर जो चार्ज आएगा सेम आएगा। तो यहाँ से पहले का आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाले का, टू मेटेलिक विच ऑफ द होल्ड मोर चार्ज, ये पूछा था इसमें, विच ऑफ द टू विल होल्ड मोर चार्ज, दोनों में से किसके पास चार्ज ज्यादा होगा? नहीं, आंसर होगा इक्वल होगा, दोनों के पास इक्वल चार्ज है। ये हमने आपको प्रूफ करके दिखा दिया, ये हमने आपको कैलकुलेट कर दिया। पहले चार्ज Q1 माना, दूसरे पे Q2 माना और दोनों को कैलकुलेट किया तो सेम आ रहा है, क्योंकि दोनों का कैपेसिटेंस सेम है। और यहाँ कैपेसिटेंस का ये वाला फॉर्मूला लग रहा है बच्चों। चले नोट कर लो इसको। वैसे तो आपने ये कर लिया होगा, मुझे पूरा यकीन है। चलो हटा दो इसको, चलो हटाते हैं, ये लो जी, आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं सेकंड वाला। सेकंड पार्ट में हम पढ़ रहे हैं कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। अर्थ का कैपेसिटेंस कैलकुलेट कीजिए। इट टू बी ए परफेक्ट स्फीयर ऑफ रेडियस 46400 किलोमीटर। देखो अर्थ भी तो एक कंडक्टर है, और कैसा कंडक्टर है? स्फेरिकल, स्फीयर की शेप का। अब इन्होंने ये तो कह दिया कि ऐसा मान लो, एज्यूम कर लो कि एक परफेक्ट स्फीयर है, ऐसा बोला कि एक परफेक्ट स्फीयर है। तो अर्थ को हमने एक परफेक्ट स्फीयर मान लिया, और रेडियस अर्थ की क्या दे रखी है? 6400 किलोमीटर। ना भी देता तो ये हमें पता होती है, आर की वैल्यू आ गई 6400 किलोमीटर। अब आपसे कहा है कि इसका कैपेसिटेंस बताइए। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था आपको कि किसी भी इस स्फेरिकल कंडक्टर का, इस आइसोलेटेड का मतलब जो सिंगल है, जैसे अकेला स्फीयर है ये, इसको बोलेंगे आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। तो ये है आइसोलेटेड स्फेरिकल
कंडक्टर, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर जिसकी रेडियस है r, और इसका जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये मैंने अभी आपको बताया था, तो यही लगाएंगे यहाँ फॉर्मूला। अर्थ को हमने एक स्फेरिकल कंडक्टर मान लिया, परफेक्ट स्फीयर मान लिया, तो इसका जो c की वैल्यू आ गई वो आ गई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r बच्चों। अच्छा एक बात सोचो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। तो उल्टा कर दो इसका, तो ये बटे में आ जाएगा 1/9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू r 6400 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में चेंज करो 10 की पावर 3। जब आप इसे डिवाइड करेंगे ना तो ये आ जाएगा अप्रोक्स 711 10 की पावर -6 फेरेड। तो आप इसको कह सकते हैं 711 माइक्रो फेरेड। ये लो जी, ये कैपेसिटी है किसकी? अर्थ की। ये अर्थ की कैपेसिटी है। ठीक, इसे सॉल्व करके देखोगे तो यही आएगा। मुझे तो याद है, आप सॉल्व करके देखोगे तो आंसर भी दे रखा है। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करके देख सकते हो। इसको इससे काटोगे तो यही आएगा आपका अप्रोक्स। तो अब यहां से एक बात पता चली आपको, अर्थ का कैपेसिटेंस 711 माइक्रोफेरेड आया है। माइक्रोफेरेड मतलब 10 की पावर -6 में होता है अर्थ का। अर्थ कितनी बड़ी है, उसका भी कैपेसिटेंस माइक्रोफेरेड में है। तो सर फिर तो अर्थ पे किसी भी चीज का कैपेसिटेंस फेरेड में तो होगा ही नहीं, जब अर्थ का खुद का कैपेसिटेंस माइक्रोफेरेड में है। तो फेरेड एक बहुत बड़ी यूनिट है, और हम ज्यादातर माइक्रोफेरेड, पिकोफेरेड, नैनोफेरेड इनमें यूज करते हैं। फेरेड में कोई कैपेसिटर देखने को नहीं मिलेगा हमें। मार्केट में जो कैपेसिटर मिलते हैं वो माइक्रोफेरेड, नैनोफेरेड, पिकोफेरेड में मिलते हैं। कोई भी फेरेड में तो मिल ही नहीं सकता। अर्थ का भी माइक्रोफेरेड में है कैपेसिटेंस। अब अर्थ के ऊपर अर्थ से बड़ा कोई भी नहीं है, तो सबसे ज्यादा तो अर्थ का ही होगा ना कैपेसिटेंस, और वो भी माइक्रोफेरेड में है। तो इससे ज्यादा किसी का नहीं हो सकता अर्थ में। तो सबका कैपेसिटेंस माइक्रोफेरेड से कम होगा। माइक्रोफेरेड से कम नैनोफेरेड में, पिकोफेरेड में होगा कुछ। ये बात, ये पॉइंट है यहाँ पे आपका पकड़ने का। चलो हटा रहा हूं इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 3। इसमें क्या है? ड्रॉ ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन स्फीयर एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अक्रॉस इट। व्हाट डज स्लोप द ग्राफ इंडिकेट्स। देखो, पहले एक स्फीयर है मेरे पास, मान लीजिए ये रहा, ठीक है, और इस स्फीयर को हम चार्ज दे रहे हैं Q। उस चार्ज की वजह से इसकी सरफेस पे पोटेंशियल आएगा V। एक स्फीयर रखा है, हम उसको चार्ज दिए जा रहे हैं। स्फीयर रखा है, चार्ज देते जा रहे हैं। चार्ज बढ़ाते जाओ पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, चार्ज बढ़ाते जाओ पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। देखा ये गया है कि चार्ज और पोटेंशियल आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं, ये होता है। आपने मान लो इसको 2 माइक्रो कूलम का चार्ज दिया और पोटेंशियल आ गया इस पे 5 वोल्ट। आपने चार्ज दे दिया इसको डबल, 4, 2 से 4, 2 से 4 दे दिया, तो पोटेंशियल भी डबल हो जाता है। आपने इसको ट्रिपल दे दिया चार्ज, 2 से 4, 4 से 6 दे दिया, तो पोटेंशियल भी ट्रिपल हो जाता है, 15 हो जाता है। आपको दिखाई दे रहा है कि चार्ज और पोटेंशियल दोनों एक ही रेशो में चल रहे हैं। जितने टाइम्स चार्ज बढ़ा रहे हो आप, उतने ही टाइम्स पोटेंशियल बढ़ रहा है। बस इसी सिचुएशन को कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी। ये दोनों टर्म आपस में प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे चार्ज हम बढ़ाते जाएंगे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, चार्ज देते जाओ पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, चार्ज देते जाओ। तो चार्ज और पोटेंशियल दोनों क्या है? प्रोपोर्शनल है। जब हम यहां से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको कहा जाता है कैपेसिटेंस C। तो ये आ गया C की अगर वैल्यू निकालोगे तो आप इसको फील कर सकते हो कि ये टर्म क्या है, C बराबर है Q/V। Q तो हो गया चार्ज बटे V। अब देखो
आप इसे कितना भी चार्ज दो, कितना भी चार्ज दो, ये नहीं बदलने वाला, सी नहीं बदलने वाला। चार्ज ज्यादा दो कम दो, लेकिन इनका रेशो सेम रहेगा। ये आप अगर सी को फील करना चाहते हो तो सी देखो क्या है, सी है चार्ज का और पोटेंशियल का रेशो, चार्ज और पोटेंशियल का रेशो। जिस टाइम पे आपने जितना चार्ज दिया उस टाइम पे उसका जो पोटेंशियल होगा उनके रेशो को कहते हैं सी। सी का वैल्यू निकाल के देख लो। चलो, आपने शुरू में चार्ज कितना दिया था 2 और पोटेंशियल कितना आया था उस पर 5, तो 2/5। तो शुरुआत में सी की वैल्यू 2/5 थी। अब दोबारा आपने चार्ज कितना दिया 4 और बटे में पोटेंशियल फिर कितना हो गया 10। देखो, जब चार्ज आपने डबल किया तो पोटेंशियल भी डबल हो गया 10। लेकिन अब भी इनको काटो, सी की वैल्यू वही 2/5। फिर तीसरी बार आपने चार्ज को ट्रिपल किया, 6 कर दिया, 2 से ट्रिपल कर दिया 6, तो पोटेंशियल भी ट्रिपल हो गया 5, तो 6/15 सॉरी। और फिर से इसको 3 से काटेंगे तो 2/5। चेक करो, क्या कहीं पर भी आप देखो अपना चार्ज बढ़ा रहे हो, उससे पोटेंशियल बढ़ रहा है, पर पोटेंशियल और चार्ज का जो रेशो है, मतलब चार्ज ऊपर पोटेंशियल नीचे, चार्ज का और पोटेंशियल का रेशो है वो कहीं पे भी बदल नहीं रहा। यहाँ पे भी 2/5, यहाँ पे भी 2/5, यहाँ पे भी। हर जगह चार्ज और पोटेंशियल का जो रेशो होता है वो हर बार कांस्टेंट होता है, बस यही कांस्टेंट वैल्यू कैपेसिटेंस होता है। मान लो ये पेन है, इसको चार्ज दो, आपने चार्ज दिया इसको 1 माइक्रोकूलम और इस पे पोटेंशियल आ गया 3। अब आप इसको अगर 2 करोगे तो पोटेंशियल भी डबल हो जाएगा, बस ये खासियत है। और इनके रेशो को, चार्ज और पोटेंशियल के रेशो को, उसी को बोलोगे आप कैपेसिटेंस। चार्ज कितना दिया आपने 1 और पोटेंशियल कितना आया 3, तो चार्ज बटे पोटेंशियल, तो चार्ज 1 पोटेंशियल 3, तो 1/3, ये इसका कैपेसिटेंस है। अब चार्ज इसे चाहे ज्यादा दो कम दो 1/3 रहेगा इसका। तो हर बॉडी का अपना अपना कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटी होती है। तो वो कैपेसिटी इसके पास 1/3। अब जैसे इसके पास 2/5 की कैपेसिटी, तो चाहे आप इसे चार्ज ज्यादा दे दो कम दे दो, पर इसकी कैपेसिटी 2/5 ही रहेगी बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो कैपेसिटी है वो समझने वाली बात है कि कैपेसिटी किसी भी बॉडी को जितना हम चार्ज देते हैं उसके ऊपर जितनी वोल्टेज आ जाती है, उन दोनों के रेशियो को कैपेसिटी कहते हैं, और वो कांस्टेंट होती है। आप चार्ज बढ़ाते जाइए, वोल्टेज बढ़ती चली जाएगी उसी रेशियो में, और कैपेसिटी कांस्टेंट रहेगी। ठीक, अगर हम सर इनका ग्राफ बना दें, ग्राफ ही बनाने को बोला उन्होंने, Q का और V का। मान लो हमने वोल्टेज V, Q और V का ही तो कहा था, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक, व्हाट डज द स्लोप, ड्रॉ द ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन स्फीयर एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हाँ, चार्ज और पोटेंशियल का ग्राफ। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि हमें पता है Q प्रोपोर्शनल टू V है, Q प्रोपोर्शनल टू V है। जब भी Q प्रोपोर्शनल टू V होता है तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है, या कह लो आप ना 2-3 ग्राफ हैं जो आपको याद रखने हैं। जैसे x प्रोपोर्शनल टू y, इधर y है इधर x है। अगर x प्रोपोर्शनल टू y है तो उसका ग्राफ बनता है, या y प्रोपोर्शनल टू x भी लिख देते हैं इसको, y प्रोपोर्शनल टू x है तो उसका ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन से पास हो रही है। और अगर ऐसा ग्राफ बनाना है, इधर y इधर x, y प्रोपोर्शनल टू 1/x, तो उसका ग्राफ बनता है ऐसा, इस टाइप का। तो ये 2-3 ग्राफ है जो आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, और भी बता दूंगा मैं भी आपको। तो यहाँ पे Q प्रोपोर्शनल टू V है, चार्ज प्रोपोर्शनल है V पे। अब Q को तो मैंने ड्रॉ कर दिया y एक्सिस पे, और V वोल्टेज को ड्रॉ कर दिया मैंने x एक्सिस पे, तो ये y प्रोपोर्शनल टू x हो गया, ये वाला ग्राफ बन जाएगा y प्रोपोर्शनल टू x सीधा। जो कि जैसे जैसे चार्ज बढ़ रहा है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रही है चार्ज बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ रही है चार्ज बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ रही है चार्ज बढ़ रहा है, इस तरीके से बढ़ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे इसका स्लोप निकालू, ये इसको कहते हैं स्लोप, m का मतलब है स्लोप। तो स्लोप m होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर पे कौन है, अगर मैं यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डाल दूं तो इस परपेंडिकुलर पे कौन सी वैल्यू चल रही है, हमारी Q की वैल्यू चल रही है, Q, और बेस में वैल्यू कौन सी चल रही है, V। तो अगर मैं यहाँ से स्लोप निकालूं tan थीटा, ये वाला एंगल मान लीजिए थीटा है,
देखो ये वाला एंगल मैं थीटा मान लेता हूं, तो टेन थीटा होता है स्लोप। तो स्लोप कितना आएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर में कौन सी वैल्यू जा रही है, परपेंडिकुलर में वैल्यू जा रही है क्यू की, और बेस में वैल्यू किसकी जा रही है, वी की, वोल्टेज की। तो क्यू बटे वी, क्यू बटे वी। अब क्यू बटे वी तो हमने अभी समझा था क्या है, सी। तो सी, इसका मतलब क्यू और वी के ग्राफ में जो स्लोप है वो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपेसिटेंस को, या इस स्फीयर की कैपेसिटी। तो जैसे जैसे आप स्फीयर को चार्ज देते जाएंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज बढ़ती चली जाएगी, और वोल्टेज जो है वो उसके प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, चलो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं क्या दिया है। By what factor does the capacitance of metal sphere increases if its volume is tripled? Also calculate percentage increase. देखो हमारे पास एक मेटल का स्फीयर दिया है, इसकी रेडियस हम मान लेते हैं r। ठीक है, इसका कैपेसिटेंस बताना है कितना बढ़ जाएगा। फिलहाल मान लेते हैं इसका कैपेसिटेंस सी नोट कर लो, सी नोट मान लेते हैं फिलहाल। अगर इसका वॉल्यूम ट्रिपल कर दें, फिलहाल इसका वॉल्यूम मान लेते हैं वी डैश, ठीक है, और इसका वॉल्यूम कर दिया हमने ट्रिपल। तो वॉल्यूम ट्रिपल करने से 3v डैश कर दिया हमने, वॉल्यूम ट्रिपल करने से इसकी रेडियस बदल जाएगी, हो जाएगी r डैश। ठीक है, पहले रेडियस r है, अब r डैश हो गई। तो क्या कैपेसिटेंस पे फर्क पड़ेगा, हाँ बिल्कुल पड़ेगा भाई। वॉल्यूम ट्रिपल करने से, पहले इतना सा स्फीयर है, वॉल्यूम ट्रिपल कर दिया, रेडियस बढ़ गई, रेडियस पे तो डिपेंड करता है इसका कैपेसिटेंस। तो ठीक है, पहले तो हम एक काम करते हैं, पहला वॉल्यूम निकाल लेते हैं इसका। तो स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, तो अगर हम यहां से आर की वैल्यू निकालें तो इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे 3v डैश और बटे में 4 पाई, और आर क्यूब की वैल्यू आई है। देखो मैंने यहां से इस वाले इक्वेशन से आर क्यूब की वैल्यू निकाल ली, इसकी मल्टीप्लाई इधर, ये बटे में चला गया। आर की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो 3v डैश बटे में 4 पाई और इसकी पूरे की होल पावर 1/3। ये रेडियस आ गई पहले स्फीयर की इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम की टर्म में। तो यहां से इसका कैपेसिटेंस भी आ जाएगा सी नॉट। कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, तो कैपेसिटेंस आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर कितना है इसका, वो आया है 3v डैश बटे में 4 पाई और पूरे की पावर 1/3। लो, पहले इसका कैपेसिटेंस कितना था ये पता चल गया। अब कितना है, तो अब आपने इसका कैपेसिटेंस निकालने के लिए क्या करना है, अब हमें इसका कैपेसिटेंस निकालने के लिए यहाँ पे रेडियस निकालनी पड़ेगी इसकी पहले। अब इसका नया वॉल्यूम कितना है 3v डैश, यहां से अगर इसकी दोबारा रेडियस निकालें r डैश तो सेम यही फॉर्मूला, बस इसमें वॉल्यूम 3v डैश रख दो। तो यहाँ फॉर्मूले में जो ये v डैश है ना, इसकी जगह इसका जो वॉल्यूम नया है, पहले तो इसका वॉल्यूम v डैश था तो यहाँ v डैश आ रहा है, अब इसकी जगह 3v डैश रख दो। तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9। तो 3v डैश की जगह 3v डैश और बटे में 4 पाई। तो ये इसकी नई रेडियस पता चल गई, नई रेडियस, ये इसकी नई रेडियस है बच्चों। तो नया कैपेसिटेंस निकाल सकते हो। नया कैपेसिटेंस कितना होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 3 इंटू 3 हो गया 9, 9v डैश और बटे में 4 पाई और पूरे की पावर 1/3। ये नया कैपेसिटेंस। देखो पुराना कैपेसिटेंस, नया कैपेसिटेंस। अब इसने पूछा बाई वाट फैक्टर डज द कैपेसिटेंस ऑफ मेटल स्फीयर इंक्रीजेस, कितना बढ़ गया, रेशो निकालना है, रेशो। तो फैक्टर निकाल, फैक्टर का मतलब जितना बढ़ गया। अब कितना आया नया कैपेसिटेंस सी न्यू और पहले कितना था सी ओल्ड। तो नया कैपेसिटेंस 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट 9v डैश बटे में 4 पाई पूरे की पावर 1/3 बटे में, पुराने को फिर से रखो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा 3v डैश बटे में 4 पाई और पूरे की पावर 1/3। ये पूरा कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया, v डैश से v डैश कट गया, 3 से 9 को काटेंगे पूरे की पावर 1/3, ऊपर भी नीचे भी कट जाएगा, तो 3 से 9 को काटेंगे 3 बचेगा। तो अब ये जो रेशो आ गया, फैक्टर कह लो या रेशो कह लो, इस रेशो की वैल्यू बच्चों कितनी आई, तो ये आ गई, ऊपर बचा बस 3 की पावर 1/3, ये आ गया आपका आंसर, 3 की पावर 1/3। वॉल्यूम को आपने अगर 3 टाइम्स कर दिया, वॉल्यूम को आपने 3 टाइम्स कर दिया, तो उससे आप सी की वैल्यू, इसका रेशो निकाल सकते हो, सी की वैल्यू निकाल सकते हो। भाई पहले कितनी थी, अब कितनी, सिंपल। भाई वॉल्यूम पहले v डैश माना था, अब 3v डैश है, पहले वॉल्यूम से रेडियस निकाल ली, अब 3 टाइम्स कर दिया तो अब वॉल्यूम से रेडियस निकाल ली, और रेडियस निकाल के पहले कैपेसिटेंस और बाद वाले कैपेसिटेंस का आपस में क्या कर दिया, रेशो कर दिया, वही पूछा। अब इसने ये भी कहा परसेंटेज भी बताओ, परसेंटेज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं भाई, परसेंटेज इंक्रीज निकालने के लिए जितना चेंज हुआ, तो पहले कितना था सी नॉट, अब कितना है सी, तो चेंज कितना हुआ, अब बढ़ गया थोड़ा सा, तो चेंज हुआ सी माइनस सी नॉट, चेंज को तो रखते हैं ऊपर, बटे में पहले वाला कितना है सी नॉट, पहले वाले को रखते हैं नीचे, ऊपर लिखते हैं चेंज, तो चेंज हो गया, पहले कितना था सी नॉट, अब है सी, तो चेंज कितना हुआ सी माइनस सी नॉट, चेंज हो गया ऊपर, बटे में पहले कितना था सी नॉट और इनटू में 100, बस ये कर दो। अब सी की वैल्यू सी माइनस बटे सी नॉट, दोनों को सी नॉट को अलग अलग ले जाओ, इसके नीचे अलग इसके नीचे अलग, माइनस में सी नॉट बटे सी नॉट और इनटू में 100, ये इससे कटा, ये आ जाएगा सी बटे सी नॉट -1 और इनटू में 100। सी बटे सी नॉट की वैल्यू हमने यहां से निकाली थी, देखो सी न्यू बटे सी ओल्ड, तो ये सी बटे सी नॉट ही तो था, सी न्यू तो सी है और सी ओल्ड है सी नॉट, तो इसकी वैल्यू आई थी 1/3 की पावर 1/3, 3 की पावर 1/3 -1 और इनटू में 100, बस इतने परसेंट आ गया, यही हमारा परसेंटेज में आंसर है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, बड़ा आसान सा सवाल था, कोई दिक्कत नहीं है, इस टाइप के सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं आजकल नीट में, मेंस में छोटे से कंसेप्ट पे सवाल देंगे, छोटा सा सवाल देंगे आपको, और बस वही करना है। अगर अच्छे से लॉजिक क्लियर है तो फिर कहाँ अटकोगे आप, कहीं नहीं, लॉजिक क्लियर नहीं है तो अटकते ही रहोगे। चलो अगले सवाल पे आते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। देखते हैं जरा इसमें क्या दिया है। इसमें कहा 2 इक्वल ड्रॉप्स ऑफ वाटर विद सेम एंड सिमिलर चार्ज क्लैश टू फॉर्म ए लार्ज सिंगल ड्रॉप। 2 इक्वल ड्रॉप, ठीक है, वाटर की, दोनों पे सेम चार्ज, मान लेते हैं प्लस का क्यू, इस पे भी प्लस का क्यू, ये तो बताया नहीं हमें क्या है, तो हमने अपनी तरफ से मानना है, ठीक है। सेम है ड्रॉप दोनों, तो दोनों की रेडियस आर मान लेते हैं, इसकी भी आर इसकी भी आर सेम है। फिर ये दोनों मिलकर एक दूसरे से ये आपस में मिल जाती हैं और एक सिंगल ड्रॉप बनाती है, एक बड़ी ड्रॉप बनाती है, दोनों मिलकर एक बड़ी ड्रॉप बनाती है, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस डेंसिटी, चार्ज इस पे कितना आ गया, तो चार्ज इस पे देखो, इस पे क्यू था इस पे क्यू था, दोनों का चार्ज मिला तो प्लस का 2q हो गया चार्ज। इतना तो आप सोच सकते हो, एक पे चार्ज q है दूसरे पे q है, दोनों को आपस में मिला दो टोटल। अरे चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी या इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन के नंबर है ना, अगर इस पे इलेक्ट्रॉन मान लीजिए 50 कम है और इस पे 20 कम है, जब भी तो इन पे प्लस चार्ज है, और वैसे तो इन्होंने दोनों ने सेम ही चार्ज दे रखा, तो दोनों पे 50-50 कम है, तो मिलके कितने कम हो जाएंगे, 100 कम हो जाएंगे, 100, तो इस पे टोटल चार्ज आ जाएगा 2q। लेकिन रेडियस इसकी डबल नहीं होगी,
रेडियस इसकी नई हो जाएगी मान लो r डैश। अब रेडियस कैसे निकालेंगे? तो रेडियस निकालने के लिए आपको इनका वॉल्यूम, इन दोनों का वॉल्यूम मिला के इसके बराबर रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम कंजर्व है, रेडियस नहीं है। तो यहाँ पे पहली ड्रॉप का वॉल्यूम प्लस दूसरी ड्रॉप का वॉल्यूम इक्वल्स टू बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम। पहली ड्रॉप का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब प्लस दूसरी ड्रॉप का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, और बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम तो 4/3 पाई r डैश का क्यूब। 4/3 4/3 4/3 कॉमन लेके काट दो, यहाँ बचा r क्यूब 2r क्यूब इक्वल्स टू में r डैश का क्यूब। ठीक है बच्चों, अब यहां से दोनों तरफ की 1/3 पावर कर दो, जैसे 2r क्यूब की पावर 1/3 कर दो, इधर भी कर दो r डैश की पावर, r डैश का क्यूब तो पहले से ही था और उसकी पावर 1/3, 3 से 3 कट गए। इसमें 2 की पावर 1/3 तो अलग निकाल लो, और r की पावर 3 है उसकी पावर 1/3 अलग कर दो। इधर बचा r डैश, ये भी 3 से 3 कट गया, तो ये बच गया 2 की पावर 1/3 r इक्वल्स टू में r डैश। लो जी, ये जो नया स्फीयर है, इस नए स्फीयर की रेडियस मिल गई है, नए स्फीयर की रेडियस। चलो ठीक है, अब इसने पूछा था रेशो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, सेम चार्ज है दोनों के ऊपर, फाइंड द रेशो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, कैपेसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड देयर कोरस्पोंडिंग इनिशियल वैल्यूज। सरफेस डेंसिटी पहले कितनी थी, एक एक चीज, कई सारी चीजें पूछी हैं इसमें। देखो पहले सरफेस डेंसिटी किससे निकालते हैं? सरफेस डेंसिटी निकालते हैं चार्ज बटे एरिया। अब इस छोटी ड्रॉप की सरफेस डेंसिटी और मान लो बड़ी ड्रॉप की सरफेस डेंसिटी, इनका रेशो निकालना है। तो मान लो छोटी ड्रॉप पे सरफेस डेंसिटी सिग्मा 1 है और बड़ी ड्रॉप पे, दोनों पे सिग्मा 1 ही होगी, सेम ही तो चार्ज है, सेम इनकी रेडियस है, सेम जो है इनका सब चीजें सेम ही है। जब ड्रॉप इक्वल है तो दोनों पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम होगी, और दोनों के मिलने के बाद सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 हो गई। क्या मैं सिग्मा 1 निकाल सकता हूं? हाँ, पहली ड्रॉप पे सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब फॉर्मूला होता है चार्ज बटे एरिया। चार्ज कितना है? Q। एरिया कितना है इसका? 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही सिग्मा 2 निकाल लो बड़ी वाली ड्रॉप पे। तो बड़ी वाली ड्रॉप पे चार्ज Q 2Q, डबल हो गया ना चार्ज, 2Q, और इसका एरिया 4 पाई r डैश का स्क्वायर। अब दोनों का कर दो रेशो, सिग्मा 1 बटे सिग्मा 2। दोनों का जब रेशो करेंगे, Q से Q कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया, ये ऊपर चला जाएगा r डैश का स्क्वायर, और ये नीचे रह जाएगा 2r स्क्वायर। r डैश की वैल्यू यहां से निकाल लो। r डैश की वैल्यू क्या है यहाँ से? 2 की पावर 1/3 r और उसका होल स्क्वायर बटे में 2r स्क्वायर। देखो r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, ऊपर बच गया 2 की पावर 2/3, 1/3 इंटू 2 और बटे में 2। अब नीचे 2 की पावर 1, ऊपर 2 की पावर 2/3। ये जब इस ऊपर जाएगा तो 2 की पावर आपस में माइनस हो जाती है ना डिवाइड में, तो 2/3 माइनस 1, तो ये कितनी बचेगी आपकी? 2 की पावर माइनस 1/3। बस यही इसका रेशो आ गया। तो सिग्मा 1 बटे सिग्मा 2 की वैल्यू आ गई 1 रेशो, इसे पावर को नीचे ले जाओ, 2 की पावर 1/3, 1 रेशो 2 की पावर 1/3। इस तरीके से आपने इसको पूछा जाता है ऐसा सवाल, समझे? इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं कि पहले एक ड्रॉप थी, दूसरी ड्रॉप थी, दोनों को मिला के बड़ी ड्रॉप बना दी, और उसकी रेडियस जो है वो निकालनी है, वॉल्यूम से निकाली वो तो, और फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी पहले कितनी थी, अब कितनी है, और क्या कैपेसिटी पहले कितनी थी, मान लो इसकी C थी, इसकी भी C थी, तो इसकी अब हो गई C डैश। अब इस C और C डैश का भी रेशो करो, तो इसका भी रेशो कर सकते हैं हम C बटे C डैश। तो C की वैल्यू पहले कितनी थी, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, रेडियस पे डिपेंड करता है, तो पहले रेडियस r है। अब रेडियस
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डैश, ये इससे कट गया। आर बटे आर डैश, आर की वैल्यू आर ही रखो, आर डैश की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 2 की पावर 1/3 आर, ये रख सकते हैं। आर से आर कट गया, तो सी रेशो सी डैश इक्वल्स आ गया 1/2 की पावर 1/3, ये आ गया। तो इसका भी सेम यही आंसर आ रहा। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों पे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले उस पे कितना पोटेंशियल था, V1 मान लो, तो इस पे भी V1 होगा। और अब पोटेंशियल कितना है, तो V2। पोटेंशियल चेंज हो गया होगा, हाँ। कैसे? पोटेंशियल का फॉर्मूला याद दिलाता हूं पहले आपको। मान लो एक ड्रॉप है आपके पास, उसकी पूरी सरफेस पे चार्ज फैला हुआ है Q और रेडियस है उसकी R, तो उसकी सरफेस पे पोटेंशियल होता है KQ/R, ये होता है। तो ये फॉर्मूला मैं यहां लगाने वाला हूं, ठीक है। तो पहली V1 निकालने के लिए पहली सरफेस पे पोटेंशियल, तो KQ, चार्ज देखो इस पे कितना है Q, और बटे में इसकी रेडियस R। वेरी गुड। V2 निकाल लो दूसरी सरफेस पे, इस वाली पे, जब आपने दोनों को मिला दिया, ये V2, तो KQ, चार्ज कितना है इस पे 2Q, और बटे में इसकी रेडियस R डैश। अब दोनों का पोटेंशियल का वो कर दो, डिवाइड कर दो, V1 बटे V2, K से K कट गया, Q से Q कट गया, ये आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो R डैश और बटे में 2R। R डैश की वैल्यू लिख लो कितनी है, R डैश की वैल्यू 2 की पावर 1/3 R और बटे में 2R। R से R कट गया, 2 की पावर 1/3 से इसकी पावर काटोगे तो 2 की पावर कितनी बचेगी नीचे, 2/3, या ऊपर ले जाओ इसको, 2 की पावर 1/3 और इसकी पावर 1 है, ऊपर जाके पावर माइनस हो जाएगी, तो ये बची 2 की पावर -2/3। ये पोटेंशियल का रेशो आ गया, ठीक है। और इनिशियल वैल्यू के साथ इनका निकालना था, हो गया, बड़ा आसान। अब इनकी परसेंटेज भी अगर बनानी हो तो बस 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 100 से मल्टीप्लाई करनी, सिंपल, सो सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, हमने आज जो क्वेश्चन लगाए हैं कैपेसिटर वाले, तो इनके फॉर्मूले आप पहले पढ़ के और तब क्वेश्चन करने बैठे। फॉर्मूले आपने कोचिंग में अपने पढ़ लिए होंगे, ये जो मेरे पास पढ़ रहे हैं उन्होंने तो पढ़ ही रखे हैं, तो उसके बाद बैठे, प्रैक्टिस तब होगी, ठीक है ना। चलिए आज इतने ही क्वेश्चन लगाते हैं, बाकी कल करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, और यार कमेंट वमेंट कर दिया करो, कमेंट करने से ही मुझे थोड़ा सा पता चलता है कि हाँ एंगेजिंग है, आप पढ़ रहे हैं, पता चलेगा, तभी तो पता चलेगा ना कि आप कुछ कर रहे हैं या नहीं, या बस वीडियो खोली चलो। तो लाइक और कमेंट जरूर कर दिया करो, और सब्सक्राइब तो कर ही रखा होगा आपने। बाकी कल करते हैं बच्चों।